आप देख रहे हैं आवाज समाचार और सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम की। आज देश के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आज पेटीएम की लिस्टिंग का दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन लिस्टिंग पर निवेशकों को निराशा ही हाथ लगी। 2150 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले बीएससी पर कंपनी का शेयर 1955 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि एनएससी पर इसकी लिस्टिंग 1950 रुपए पर हुई। कमजोर लिस्टिंग के बाद भी शेयर में गिरावट थमी नहीं और इसे लिस्टिंग के दिन ही लोअर सर्किट भी देखने को मिल गया। पेटीएम की लिस्टिंग पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा मौजूद हैं। सुमित, पेटीएम की लिस्टिंग एक ऐसा आईपीओ जिसके आने से पहले ही काफी यूफोरिया था, आईपीओ को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट था, लेकिन लिस्टिंग काफी निराशाजनक रही। इतनी गिरावट लिस्टिंग के दिन ही जो देखने को मिली, क्या इसकी आशंका थी पहले से? देखिए, रिकॉर्ड गिरावट आज रही है किसी भी एक आईपीओ में लिस्टिंग के दिन, अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में। इससे पहले जो आईपीओ आए थे, मेगा आईपीओ, वहां पर मैक्सिमम 15% तक का फॉल देखने को मिला, लेकिन पेटीएम ने फॉल गिरावट के दिन 20% का लोअर सर्किट दिखा दिया, यानी कि अब तक की सबसे बड़े आईपीओ की तरफ से सबसे बड़ा फॉल जो है वो आज आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ, 8,300 करोड़ रुपए का ओएफएस और 10,000 करोड़ रुपए का ओएफएस और 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी। मार्केट में अनुमान भी था कि इतने बड़े प्रीमियम और ये इतने ज्यादा वैल्यूएशन साइड पर ये आ रहा है, तो हो सकता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन चलते थोड़ी बहुत बिकवाली हो। साथ साथ वो मैक्वेरी की एक रिपोर्ट जिसने करीब 1200 रुपए के टारगेट्स और दे दिए, जिसकी वजह से ये जो लिस्टिंग है थोड़ी बहुत फीकी होते हुए दिखाई पड़ी और उसका इंपैक्ट रहा डिस्काउंट 10% जिसके साथ ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो एक्सटेंड होते होते लोअर सर्किट की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा और 25% के आसपास का फॉल, यानी कि एक ही दिन में 36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाइप आउट हुई। अनुमान था 1,40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 36th लार्जेस्ट कंपनी बनेगी इंडिया की, लेकिन ये ऑलमोस्ट वाइप आउट हुई और 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं अगर ब्रोकर हाउस की बात करें सुमित, तो आज लिस्टिंग से पहले ही मैक्वारी ने पेटीएम पर कवरेज इनिशिएट किया, वो भी अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ। 1200 तक की टारगेट्स की बात कही। क्या कहना है मैक्वारी का एग्जैक्टली और क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो मैक्वेरी ये मान रहा है कि अपर एंड पर मतलब जो भी प्राइस बैंड आया 2150 रुपए के आसपास का, वहां पर ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको महंगा आंका है। उनके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। जिस तरह कारोबार है, रफली 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले 3 साल में कंपनी ने जनरेट किया, 8,800 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस पिछले 3 साल में जनरेट किया। ऑपरेटिंग सिचुएशंस भी थोड़ी वीक साइड पर है, जिसके आधार पर उनको लगता है कि फिनटेक का इतना महंगा वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इसको एक अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया और करीब 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर अपनी रेटिंग्स दी है। तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा और शुरुआत में ही किसी भी ब्रोकर हाउस की तरफ से अगर आईपीओ के टाइम पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो भी एक इम्पैक्ट के तौर पे पैन आउट हो रहा है और इसी वजह से शायद इस शेयर में आज भारी बिकवाली भी आते हुए दिखाई पड़ी। उनका ये भी मानना है कि अगले 10 साल में या 8 साल के अंदर कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकती है और इतने बड़े होराइजन तक अगर इसको होल्ड किया सकता तो इस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अदरवाइज इतनी दूर तक की वैल्यूएशन कंसिडर करने का इम्पैक्ट ये है कि वो करीब 1200 रुपए के आसपास के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। What we have tried arguing in our report is that how much of these customers can actually be milkable or they are creditable, or rather they can get a bank credit. That's a big question mark. Now what happens here is that because Paytm can't lend, of course it has to depend upon its tie-up with various partners, and therefore what we are arguing here is that the distribution opportunity is limited, because if distribution alone could make tons of money, then why would banks not do that, right? So at the end of the day, they have got an amazing distribution network. At the end of the day, the real money is lending. You have these challenges clearly in a distribution only model, which is what we're trying to point out in the report. लेकिन इन सब बातों के बीच में कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को अपने काम और विजन दोनों पर पूरा भरोसा है। शर्मा का कहना है कि आगे चलते हुए पेटीएम ना सिर्फ शानदार काम करेगी बल्कि जोरदार प्रॉफिट भी कमाएगी। हम अपने बिजनेस में पैसे बनाएंगे जिस बिजनेस लाइन आइटम को आज देख रहे हैं, और उसमें मुनाफा भी कमाएंगे और हम उसको नए बिजनेस में लगाएंगे। तो जो कंपनी लेवल पे अगर आप ये कहो कि मेरे को बताओ कि कंपनी लेवल पे पैट बताओ, पैट ग्रोथ कंपनी लेवल की, एबिटा ग्रोथ कंपनी लेवल की, मैं कह रहा हूं कि आपको जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में जो 100 रुपए कमा रहे हैं उससे कितने पैसे बना रहे हैं और उस पैसे को कहां लगा रहे हैं। ये है ना द वेरी फैक्ट दैट द पैट और एबिटा कैन नॉट बी द सिंगल मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ द कंपनी हैज टू बी अंडरस्टूड, नॉट बिकॉज वी विल नॉट मेक पैट और एबिटा.
inevitably we will also generate free cash flow, except that there will be a line item that is generating free cash, there is a line item that is generating EBITDA, there is a line item that is taking investment, there is a line item that we are incubating. That is called company. We are not a point company and who does not know what to do with their life. तो पेटीएम का नहीं चला जादू और आज हुई फीकी लिस्टिंग। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। और आज पेटीएम के साथ साथ पिज्जा और केएफसी जैसे फूड आउटलेट चलाने वाली सफायर फूड्स की भी लिस्टिंग हुई। यहां पर भी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके उलट कंपनी का शेयर 14% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। हालांकि उसके बाद उसमें तेज मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। इस लिस्टिंग को भी समझते हैं सुमित के सफायर फूड की लिस्टिंग को प्रीमियम मिलने की उम्मीद थी और क्या की हाइलाइट्स रही इस लिस्टिंग से जुड़ी हुई? देखिए, सफायर फूड ये यम ब्रांड्स की दूसरी फ्रेंचाइजी है देवयानी के अलावा, जो कि इंडिया में यम ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज हैं, 99 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस है और करीब 76 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी में डेट है। 14% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा, हायर लेवल से प्रीमियम वाइप आउट हुआ और मोरलेस 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सब्सक्रिप्शन आंकड़े ठीक ठाक थे और यह अनुमान भी लगाया जाता है कि शायद एक फ्लैटिश साइड पे ही लिस्टिंग होगी। इंडिकेटिव में तो इनफैक्ट नेगेटिव साइड पर था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। 57-58% रेवेन्यूज जो है कंपनी KFC से उठाती है और करीब 21-22% जो है वो पिज्जा हट से इस कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। और साथ साथ एक बड़ी क्रूशियल चीज ये भी है कि अपर प्राइस एंड होने के बावजूद भी कई हाउसेज ये मान रहे थे कि शायद ये वैल्यू वाइज थोड़ा बेटर साइड पर है, लेकिन फिर भी हाँ एक बेहतर प्रदर्शन सरप्राइज के तौर पर आया जो कि इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा और एक बार फिर से मार्केट ने जो QSR सेगमेंट है उसको हाथों हाथ लिया है। जी, शुक्रिया सुमित ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो चलिए, ये तो रही आज की आईपीओ मार्केट या फिर कहें कि लिस्टिंग्स की हाईलाइट। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स को जापानी कंपनी कुबोटा ने खरीद लिया है। इस सौदे पर ज्यादा डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, क्या है डिटेल्स, कितना और स्टेक कुबोटा ने इंक्रीज किया है और क्या है आगे की प्लानिंग? आज का स्टार परफॉर्मर आपको एस्कॉर्ट्स दिखेगा। लगभग 11% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ और इसका कारण सीधा था कि जापानीज ट्रैक्टर कंपनी कुबोटा ने यहाँ पूरी तरीके से एक्विजिशन करने का निर्णय किया, बोर्ड कंट्रोल लेने का निर्णय किया और दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले एक प्रेफरेंशियल इशू कुबोटा लेगा 2000 रुपए पर शेयर के हिसाब से और इसके बाद 2000 रुपए पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल मैनेजमेंट का ले रही है, ओपन ऑफर मैंडेटरी है भारतीय बाजारों में, तो 26% का ओपन ऑफर आपको 2000 रुपए के हिसाब से आता हुआ दिखाई देगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद आपको एस्कॉर्ट्स के शेयर में जबरदस्त रैली आती हुई दिखाई दी। जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, कुबोटा का मैनेजमेंट काफी जबरदस्त तरीके से बुलिश है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन पे। जहां तक कि जापानीज टेक्नोलॉजी का सवाल है, वो यहाँ नए नए प्रोडक्ट्स लाके जो है कारोबार बढ़ा सकते हैं। और जहां तक कि एग्जिस्टिंग नंदा फैमिली का सवाल है, निखिल नंदा MD कंटिन्यूड रहेंगे एस्कॉर्ट्स के और उनकी जो हिस्सेदारी है उस पर कोई भी बेचने का विचार अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो क्लियरली जो इंडियन प्रमोटर्स हैं वो पुट रहेंगे और कुबोटा जो नया जापानीज पार्टनर है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो ऑनबोर्ड आ जाएगा। अगर आप डील्स की कॉन्टूर्स देखें तो यहाँ आपको ओपन ऑफर 26% का तो है ही और जो ट्रेजरी शेयर्स कैंसिल होंगे तो अभी हाल फिलहाल जो इनके पास अप्रूवल है उससे कुबोटा की ओपन ऑफर सक्सेसफुल होने के बाद ही लगभग 45% की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग आती हुई दिखाई देगी। तो एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको कुबोटा एस्कॉर्ट्स में आता हुआ दिखाई देगा और इस न्यूज के बाद जैसे कि मैंने कहा काफी अच्छा एक्शन स्टॉक में देखा गया। बिल्कुल, तो 26% हिस्से के लिए 2000 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर कुबोटा ओपन ऑफर लेकर आ सकता है और उसके बाद एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल रहता है तो ये एक डेवलपमेंट जिसका इंपैक्ट भी हमने स्टॉक पे आते हुए देखा। तो एक तरफ तो एस्कॉर्ट का स्टॉक 10 से 12% की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन मार्केट का मूड अगर आज देखें तो वो थोड़ा खराब ही था। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में हफ्ते की सबसे ज्यादा गिरावट रही और सेंसेक्स निफ्टी दोनों करीब 0.25% गिरकर बंद हुए। निफ्टी में 134 अंकों का
वीकनेस दिखी, वहीं ये 17,765 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में 372 अंकों की गिरावट थी और ये 59,636 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी उसकी तुलना में आज कम गिरा और 65 पॉइंट की ही कमजोरी हमने बैंक निफ्टी में देखी। आप फिर ये कह सकते हैं कि निचले स्तरों से बैंक स्टॉक स्पेशली पीएसयू बैंक इंडेक्स अच्छी रिकवरी दिखा रहा था। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 37,976 के लेवल्स पर। मिड कैप इंडेक्स में आज करीब 1.5% की गिरावट थी और ये 31,271 पर बंद हुआ। बाजार के लिए पूरा हफ्ता ही कमजोर था और किसी भी दिन वो हरे निशान में नहीं रहा। कल गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। और इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।